ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज एतवार है और सितंबर की 29 तारीख। ZBC सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद हिजबुल्लाह के नए सरबराह कौन होंगे और इस तंजीम का अब मुस्तकबिल क्या होगा, और इसराइल को हिजबुल्लाह और ईरान के जवाबी हमलों का खदशा, तो अब इसराइल का अगला कदम क्या होगा। जिसे कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसराइल का मुकाबला कर रही थी, एक हमास और एक हिजबुल्लाह। हमास से ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस है, जो ज़्यादा अहमियत है, वो हिजबुल्लाह की थी या है। और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद इसराइल कभी अमन नहीं देख सकेगा। Is not just a tragic consequence of an imposed war, it is rather a calculated tactic by Israel to terrorize an entire population and force them out of their homeland. और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इंडियन वजीर खारिजा का पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ को जवाब। कहा, पाकिस्तान की मुआशी बदहाली इसके कर्मों का फल है। But some make conscious choices with disastrous consequences. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. और तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान 2019 से हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना जनरल असेंबली में कश्मीर के मसले पर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और इंडिया पर तनकीद भी करते आ रहे हैं, मगर इस बार उर्दुगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के दौरान कश्मीर का नाम तक क्यों नहीं लिया। Today it was the turn of Turkish President Erdogan. He took the stage, he spoke about a lot of issues from Gaza to the Paris Olympics, but surprisingly, his speech did not include Kashmir, and this is for the first time in many years. और पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला कुरम में एक बार फिर तशद्दुद की लहर जारी है और गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी कबाइल की आपसी झड़पों में कम से कम 42 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। और बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 7 मजदूर हलाक और 1 जख्मी हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है, हम 9 मई जैसे मंसूबे का मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने अपना रावलपिंडी का एहतजाज मनसूख कर दिया। लाहौर की तरह वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी में किए गए PTI के एहतजाज से भी गैर हाजिर। जज्बा है, जुनून है, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, मरोगे, मारोगे। और साइंसदानों का ख्याल है कि 29 सितंबर को करीब 2 माह के लिए जमीन के मदार में एक नहीं बल्कि 2 चांद होंगे। जमीन के मदार का आर्जी दूसरा चांद क्या है और इसे कैसे देखा जा सकता है? For the next 2 months, Earth will have a new celestial neighbor, a mini moon. और जानिए उस श्रीलंकन बल्लेबाज के बारे में जिन्होंने सऊद शकील और फवाद आलम के रिकॉर्ड तो तोड़े ही हैं, बल्कि ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया है। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर पहले आलमी खबरों का खुलासा। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में एक इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद लेबनान और इस अस्करी तंजीम से जुड़े कई सवालात ने जन्म लिया है। हसन नसरुल्लाह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कई दिहाइयों तक लेबनान और इस पूरे खित्ते के सियासी मंजरनामे को तब्दील किए रखा और उनकी हलाकत ने हिजबुल्लाह की क़यादत में एक बड़ा खला पैदा किया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इम्कान है कि नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के नए सरबराह उनके कज़न हाशिम सफ़ीउद्दीन होंगे, जो फ़िलहाल तंजीम के सियासी उमूर की निगरानी करते हैं और अस्करी कार्रवाइयों के लिए कायम जिहाद कौंसिल के भी रुकन हैं। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ना तो लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ बंद हुई और ना ही लेबनान से इसराइल की जानिब रॉकेट दागने का सिलसिला बंद हुआ है। लेकिन जो अहम सवाल पैदा हुआ वो ये कि अब आगे क्या होगा।
अमेरिका और बरतानिया समेत कई मगरबी ममालिक और कुछ अरब ममालिक भी ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं, जबकि लेबनान की हुकूमत हिजबुल्लाह को इसराइल के खिलाफ एक जायज मज़ाहमती ग्रुप समझती है। लेबनान के अखबार अन-नहार से मुंसलिक साफ़ी इब्राहिम बैराम ने ज़ीबीसी से बात करते हुए कहा कि हसन नसरुल्लाह की हलाकत एक ऐसा गैर मामूली वाक़या था जो इसराइल के खिलाफ महाज़राई के हवाले से हिजबुल्लाह के अज़म को तब्दील नहीं करेगा, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब गजा में जंग जारी है। इब्राहिम बैराम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हिजबुल्लाह इंतहाई वफादारी के साथ नसरुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने का सिलसिला जारी रखेगी। बैराम ने मजीद कहा कि लेबनान में हसन नसरुल्लाह की मौत पर मिले जुले जज्बात हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बारे में खुशी महसूस करते हैं, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे हिजबुल्लाह के लिए शदीद धचका समझते हैं। लेबनान के शहर बैरूत में हसन नसरुल्लाह की हलाकत ने अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी जंग को हवा दी है। इस हलाकत ने मुमकिन तौर पर खित्ते को एक वसी तर और इससे भी ज़्यादा नुकसानदेह तनाज़े के मज़ीद करीब कर दिया है, जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों शामिल हो सकते हैं। ये कत्ल ईरान के लिए उतना ही बड़ा धचका है जितना हिजबुल्लाह के लिए। ईरान में पहले ही 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया जा चुका है और ईरान ने हंगामी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनाई को भी मुमकिन कत्ल से बचाने के लिए रुपोश कर दिया है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने ईरान के सरकारी टेलीविजन को अपने एक हालिया इंटरव्यू में खबरदार किया कि लेबनान में हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद इसराइल अमन नहीं देखेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल की इस कार्रवाई ने सेहूनी हुकूमत के ज़वाल को तेज कर दिया है। Is not just a tragic consequence of an imposed war, it is rather a calculated tactic by Israel to terrorize an entire population and force them out of their homeland. ईरानी वजीर खारजा ने लेबनान में इसराइल की हालिया कार्रवाइयों से मुतालिक अमेरिका के बयानात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमेरिका इस जुर्म में बराबर का शरीक है। ईरान ने जुलाई में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के तेहरान के एक गेस्ट हाउस में होने वाले कत्ल का भी ताहाल जवाब नहीं दिया है। अब जो कुछ हुआ है वो हुकूमत में शामिल सख्त गिर रहनुमाओं को किसी किस्म के रद्द अमल पर गौर करने पर मजबूर करेगा। ईरान के पास मशरिक़ वस्ता में भारी हथियारों से लैस इत्तेहादी मलेशियाओं की एक पूरी कहकशा है, जिसे नाम नेहाद मज़ाहमत का महवर कहा जाता है। हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन में हूसी और शाम और इराक में मुतादिद गिरोह भी मौजूद हैं। ईरान इन गिरोहों से कह सकता है कि वो खित्ते में इसराइल और अमरीकी अड्डों पर अपने हमले तेज करें, लेकिन ईरान जो भी रद्द अमल इख्तियार करेगा वो मुमकिन तौर पर एक ऐसी जंग शुरू कर सकता है जिसे जीतने की उम्मीद इसे नहीं होगी। याद रहे कि शिया आलम हसन नसरुल्लाह के इस्लामी जमहूरिया ईरान और इसके रहबर आला अली खामनाई के साथ करीबी ताल्लुकात रहे। इस ग्रुप को इस वक्त लेबनान की अहम तरीन सियासी जमातों में शुमार किया जाता है, जिसका अपना मुसल्लह विंग भी है। हसन नसरुल्लाह, जो लेबनान और दीगर अरब ममालिक दोनों में मकबूल हैं, हिजबुल्लाह का मरकजी चेहरा समझे जाते थे। उन्होंने हिजबुल्लाह को सियासी और अस्करी तौर पर मजबूत किया। उनकी क़यादत में हिजबुल्लाह ने फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास के जंगजुओं को तरबियत दी, जबकि वो खुलकर इराक और यमन में मलेशिया की हिमायत करते रहे हैं। उन्होंने ईरान से मिसाइल और रॉकेट समेत दीगर हथियार हासिल किए ताकि इन्हें इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। हिजबुल्लाह को बतौर एक मलेशिया कायम किया गया था जिसका मकसद लेबनान पर हमला करने वाले इसराइली फौजियों के खिलाफ लड़ना था। अब ये एक ऐसी अस्करी ताकत है जो लेबनान की फौज से भी ज़्यादा ताकतवर है और सियासी जोड़ तोड़ में भी हिस्सा लेती है। इस तंजीम के ज़रिए लेबनान में सेहत, तालीम और दीगर सोशल सर्विसेज भी मुहैया की जाती हैं। याद रहे कि ईरान इलाकाई असर व रसूख बरकरार रखने के लिए हिजबुल्लाह की हिमायत करता है। हिजबुल्लाह के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए सुनिए आलिया नाज़की की ये रिपोर्ट। 80 की दहाई में लुबनानी सिविल वॉर के दौरान इसराइल ने जनूबी लुबनान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हिजबुल्लाह एक आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप के तौर पर उभरा। फिर 2000 में इसराइली इनखला के बाद हिजबुल्लाह एक तरह से लुबनान में सबसे ताकतवर सियासी ग्रुप के तौर पर सामने आया।
اس وقت حزب لبنان کی حکومت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مسلح گروہ ہے جس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ وہ لبنانی فوج سے زیادہ طاقتور ہے، ملک کی فورن پالیسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ لبنان کی طرف سے جنگ کا اعلان تک کر سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ حزب اللہ ایران کے ساتھ الائڈ ہے اور اسے ایران کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل حزب اللہ کو ایک سیکیورٹی تھریٹ سمجھتا ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے شمالی اسرائیل پر داغے جانے والے راکٹس نئی یا غیر معمولی بات نہیں، لیکن غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بعد حزب اللہ نے صاف اور واضح الفاظ میں فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔ اسرائیل کے مطابق تب سے حزب اللہ نے اسرائیلی علاقوں پر 8,000 سے زیادہ راکٹ داغے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کہتے ہیں کہ وہ اپنی شمالی سرحدوں پر بیلنس آف پاور یعنی طاقت کے توازن کو بدلنا چاہتے ہیں۔ אנחנו מחסלים בכירים, מחסלים מחבלים, מחסלים טילים, ועוד ידנו נטויה. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו וביתר שאת. انفیکٹ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے تو ان حملوں کو، جن میں اب تک سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ایک ماسٹر پیس قرار دیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ حملوں کا ایک مقصد غزہ میں جنگ بندی کے بغیر حزب اللہ کو سیز فائر پر مجبور کرنا بھی ہو سکتا ہے، جس سے اسرائیل حزب اللہ کے راکٹوں کی پریشانی کے بغیر غزہ میں حملوں پر فوکس کر سکتا ہے۔ لیکن فی الحال حزب اللہ کے رسپانس سے ایسا ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا۔ وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون۔ پچھلے ایک سال میں امریکہ نے غزہ میں سیز فائر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کو 3 بار ویٹو کیا ہے۔ جون 2024 میں امریکہ نے خود ایک سیز فائر ریزولوشن ٹیبل کی تھی جو پاس بھی ہو گئی تھی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ اسرائیل اس ڈیل سے متفق ہے، لیکن حماس کی شرائط کے بعد بات نہیں بنی، جبکہ حماس نے اپنے رسپانس کو ذمہ دار، سنجیدہ اور مثبت قرار دیا تھا۔ خیر، نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ڈفرنٹ ٹائمز پر امریکہ نے اسرائیل کو خطے میں ایک مستقل ملٹری پریزنس کے خلاف وارن کیا ہے، غزہ میں ہیومینیٹیرین ایڈ کو بڑھانے کے لیے کہا ہے، اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ Full scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. پچھلے ایک سال میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے 11 بار مڈل ایسٹ کا دورہ کیا ہے، یعنی امریکہ تو یہی کہتا ہے کہ اس نے جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ We don't want to see any escalatory actions by any party. There is a real problem that needs to be resolved when it comes to northern Israel and southern Lebanon, and that is the fact that since October 8th, Hezbollah has been firing rockets into Israel. Israel's been firing back. دوسری طرف نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک امیڈیٹ، پرماننٹ اور سسٹینیبل سیز فائر کے حق میں ہیں، اور کئی نے اسرائیل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل پر وار کرائمز کا کیس کیا، تو کولمبیا، بولیویا اور بلیز جیسے جنوبی اور سینٹرل ایشین ممالک نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات منقطع کر دیے۔ چاڈ، چلی، ہنڈوراس اور ترکی جیسے ممالک نے اسرائیل سے اپنے سفیر واپس بلا لیے، اور ملیشیا، انڈونیشیا اور اسپین جیسے ممالک نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کی سخت مذمت کی۔ لیکن اس سب کے باوجود جنگ نہ صرف جاری ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ غزہ میں سیز فائر کی بات تو کرتا ہے، لیکن اسرائیل کے سب سے قریبی ایلائی اور اسے اربوں ڈالر ایڈ دینے والے اور اس کے سب سے بڑے ویپن سپلائر کی حیثیت سے وہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا وہ نہیں کر رہا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں جہاں اور بہت سے موضوعات اور تنازعات پر بات ہوئی، وہیں ایک بار پھر جنوبی ایشیا کے روایتی حریف پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے آئے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر دہشت گردی، انتخابات میں دھاندلی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے الزامات عائد کیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب کے دوران کہا تھا کہ پاکستان انڈیا کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ فلسطین کے عوام کی طرح جموں و کشمیر کے لوگ بھی اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ایک صدی سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے انڈیا نے جموں و کشمیر کے لیے بدقسمتی سے ان کے رہنماؤں کے بقول حتمی حل کو مسلط کرنے کے لیے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات شروع کر رکھے ہیں۔ 9 لاکھ انڈین فوجی مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو طویل کرفیو، ماورائے عدالت قتل اور ہزاروں نوجوان کشمیریوں کے اغوا جیسے خوفناک اقدامات سے خوف زدہ کر رہے ہیں۔ 5 August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders
ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorize the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures including prolonged curfews, extrajudicial killings. India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. इस खिताब के अगले ही रोज यानी शनिचर को इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि पाकिस्तान की सरहद पार दहशतगर्दी की पॉलिसी अब कभी कामयाब नहीं होगी। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया की फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगला नंदन ने शहबाज शरीफ की तकरीर पर जवाब देने का हक इस्तेमाल करते हुए कहा था कि एक ऐसा मुल्क जहां फौज निज़ाम चला रही है और जिसकी तारीख इंतखाबी धांधली से भरी पड़ी है, वो अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को सिखाएगी कि इंतखाबात में शफाफियत क्या होती है। A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. जयशंकर ने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसकी मईशत के बारे में कहा कि ये इनके करतूतों का फल है। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान पर अपनी बात का आगाज करते हुए कहा, बहुत से ममालिक बेकाबू हालात की वजह से पीछे रह जाते हैं, लेकिन कुछ ममालिक जानबूझकर ऐसे फैसले करते हैं जिसके तबाहकुन नताइज होते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। बदकिस्मती से इनके गुनाह दूसरों को मुतासिर करते हैं, खास तौर पर इनके पड़ोसियों को। उन्होंने कहा कि इस यानी पाकिस्तान की जीडीपी को सिर्फ बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी की शक्ल में इसकी बरामदाद के लिहाज से मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि जो बुराइयां दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई वो इनके अपने मुआशरे को खा रही हैं। But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. आज से 5 साल कबल जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जम्मू और कश्मीर को खसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे का ऐलान किया तो इस पर दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आया था। चीन और तुर्की जैसे ममालिक ने इस फैसले की खुलकर मुखालफत की थी। इंडिया ने उर्दुगान के बयान पर इतराज़ किया तो पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया था। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान 2019 से हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना जनरल असेंबली में कश्मीर के मसले पर आवाज़ बुलंद करते रहे और इंडिया पर तनकीद करते आ रहे हैं, मगर इस बार उर्दुगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के दौरान कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। उर्दुगान का ये इक़दाम बहुत से लोगों के लिए चौंका देने वाला था। It was the turn of Turkish President Erdogan. He took the stage, he spoke about a lot of issues from Gaza to the Paris Olympics, but surprisingly, his speech did not include Kashmir. And this is for the first time in many years that he hasn't brought up Kashmir at the UNGA, the first time since 2019. What explains this change of heart? कहा जा रहा है कि तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कश्मीर पर इसलिए खामोश रहा क्योंकि वो ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स ग्रुप में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं और इंडिया इस ग्रुप का बानी रुकन मुल्क है। आजकल इस ग्रुप की तोसी की बात हो रही है और कई ममालिक ने इसमें शमूलियत में दिलचस्पी जाहिर की है, जिनमें तुर्की भी शामिल है।
منگل کو اقوام متحدہ کی 79ویں جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے کہا تھا کہ ہم برکس ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم اس سے دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کے قریب آ سکیں گے. مصر، ایتھوپیا، ایران اور متحدہ عرب امارات اس سال جنوری میں برکس میں شامل ہوئے تھے. اگلے ماہ 22 سے 24 اکتوبر تک روس میں برکس کا سالانہ سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ تمام رکن ممالک اس میں شرکت کریں گے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم میں ایک بار پھر تشدد کی لہر جاری ہے اور گزشتہ ایک ہفتے سے جاری قبائل کی آپسی جھڑپوں میں کم سے کم 42 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. یہ جھڑپیں 3 ماہ میں دوسری مرتبہ شروع ہوئی ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی فسادات میں بھاری جانی نقصان ہوا تھا. مقامی انتظامیہ اور قبائلی جرگے نے CBC کو بتایا ہے کہ اس وقت معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ علاقوں میں آج صبح سے فائر بندی کروا دی گئی ہے. تاہم کچھ علاقوں میں جھڑپیں اب بھی جاری ہیں. اس مرتبہ یہ قبائلی جھڑپیں ایک ہفتہ قبل معمولی مورچے کی تعمیر کے تنازع پر شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ضلع میں 4 مقامات پر 8 مختلف قبائل کے درمیان شروع ہو گئیں. ضلع کرم سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن عبدالخالق پٹھان کے مطابق حالیہ تنازع بوشہرہ اور ملی خیل قبیلے کے درمیان شروع ہوا. تنازع یہ تھا کہ ایک قبیلے کے لوگ ایک مورچہ تعمیر کر رہے تھے. دوسرے قبیلے کو یہ اعتراض تھا کہ یہ زمین جہاں مورچہ تعمیر کیا جا رہا ہے یہ ان کی ملکیت ہے. اس پر کشیدگی بڑھ گئی. مقامی لوگوں نے بتایا کہ حالات پر تھوڑی دیر میں قابو پا لیا گیا تھا اور کشیدگی ختم کر دی گئی تھی کہ اتنے میں کہیں ایک بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا جس سے کشیدگی پھر سے شروع ہو گئی. عبدالخالق پٹھان کا کہنا ہے کہ یہ مورچے کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ مورچے اپنے ہی شہر میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف قائم کیے جاتے ہیں. ضلع کرم میں تقریباً ہر برس قبائل میں جھڑپیں ہونا ایک معمول بن چکا ہے اور معمولی تنازعات پر شروع ہونے والے جھگڑے اکثر اوقات مذہبی اور فرقہ وارانہ شکل اختیار کر لیتے ہیں. ان جھڑپوں میں راکٹ لانچر سمیت جدید اسلحے کا استعمال کیا جاتا رہا ہے. یاد رہے کہ رواں برس جولائی میں 2 قبائل کے درمیان زمین کے تنازع پر شروع ہونے والی جھڑپیں دیگر علاقوں تک پھیل گئی تھیں جن میں 40 سے زائد افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے. ضلع کرم میں مقامی عمائدین، انتظامیہ، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں کی جاتی ہیں اور مخالفین کو پابند کرنے کے لیے بھاری جرمانوں کی شرائط بھی رکھی جاتی ہیں. لیکن مقامی افراد کے مطابق یا تو ان پر عمل نہیں ہوتا یا پھر کسی سے جرمانے وصول نہیں کیے جاتے اور نہ اس حوالے سے تحقیقات ہوتی ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی کس نے کی اور کیسے ہوئی. اکثر مقامی لوگ انتظامیہ اور حکومت پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. پاکستان ہی کے صوبے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مزدور ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے. پنجگور پولیس کے مطابق مزدوروں کو پنجگور شہر کے قریب خدا بادان کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا ہے. پنجگور پولیس کے ایک اہلکار شہزاد بلوچ نے بتایا کہ حملے کا نشانہ بننے والے مزدور ایک گھر میں رہائش پذیر تھے. ان کا کہنا تھا کہ سنیچر کی شب 9 بجے کے بعد نامعلوم مسلح افراد دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور وہاں رہائش پذیر مزدوروں پر فائر کھول دیا. انہوں نے بتایا کہ فائرنگ سے 6 مزدور موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ زخمی مزدوروں کو ہسپتال منتقلی کے دوران ان میں سے 1 زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. پولیس اہلکار نے بتایا کہ حملے کا نشانہ بننے والے مزدوروں کی شناخت ہو گئی ہے جن کا تعلق ملتان کے مختلف علاقوں سے ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ مزدور مختلف علاقوں میں کام کرتے تھے اور رات کو خدا بادان کے علاقے میں ایک گھر میں رہتے تھے. پولیس اہلکار کے مطابق واقعے کے حوالے سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. تاہم یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے. دریں اثنا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر بلوچستان میں دہشت گردوں نے غریب پاکستانی مزدوروں پر وار کیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کب تک بلوں میں چھپیں گے، چن چن کر بے گناہ پاکستانیوں کے قتل کا حساب لیں گے. پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ سنیچر کے روز راولپنڈی میں پولیس کی جانب سے شیلنگ اور PTI کارکنان کے زخمی ہونے کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس جس طریقے سے پرامن مظاہرین پر حملہ کر رہی ہے ہم انہیں 9 مئی جیسا منصوبہ بنانے کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے.
ताहम PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ZBC को बताया कि एहतजाज मगरिब तक के लिए था और इसे वक्त पर ख़त्म कर दिया गया था। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो एहतजाज में शामिल होने के लिए पेशावर से आ रहे थे, रास्ते से ही वापस लौट गए। वज़ीर आला के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अली अमीन गंडापुर मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज के करीब एहतजाज के बाद वापस रवाना हो गए हैं। जज्बा है, जुनून है, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, मरोगे, मारोगे। ख्याल रहे कि रवा हफ्ते साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में नए तोशा खाना मुकदमे की समाअत के दौरान कमराए अदालत में मौजूद साफियों को बताया था कि उनकी जमात 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा नहीं एहतजाज करेगी। बानी PTI का कहना था कि उन्हें मालूम है हुकूमत ने जलसे की इजाज़त नहीं देनी और अगर दी भी तो शहर से बाहर देंगे, इसलिए जलसे की बजाय उनकी जमात शनिचर के रोज भरपूर एहतजाज करेगी। साइंसदानों का कहना है कि जमीन को एक दूसरा चांद मिलने वाला है जो इसके गिर्द चक्कर लगाएगा। For the next 2 months, Earth will have a new celestial neighbor, a mini moon. Asteroid 2024 PT5 was spotted on a trajectory toward Earth last month. कायनात का ये अजूबा रवां साल मौसम खिजा के दौरान रूनुमा होगा। दरअसल ये इम्कान है कि जमीन की कशिश सकल यानी ग्रेविटी एक छोटे सियारचे को आर्जी तौर पर अपने मदार में कैद कर लेगी, जिसकी वजह से ये दूसरा चांद बनकर जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा। साइंसदानों का ख्याल है कि ये 29 सितंबर को मुमकिन हो सकता है और यूं करीब 2 माह के लिए जमीन के मदार में एक नहीं बल्कि 2 चांद होंगे। 2 माह बाद ये सियारचा जमीन की ग्रेविटी से आजाद होकर मिल्की वे के दूसरे हिस्सों की तरफ चल पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि ऐसे खलाई पत्थर जमीन के लिए किसी खतरे का बाइस नहीं बनते। पहली बार इस सियारचे की निशानदेही नासा ने 7 अगस्त को की थी। सियारचों की निशानदेही के लिए बनाया गया नासा का ये निज़ाम 4 टेलीस्कोप्स पर मुश्तमिल है। साइंसदानों ने इसके रास्ते का मुताला किया और इस हवाले से उनकी तहकीक रिसर्च नोट्स ऑफ द अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में शाया हुई। साइंसदानों ने इस सियारचे का नाम PT5 रखा है। इसका ताल्लुक एस्टेरॉयड बेल्ट से है, जिसके पत्थर जमीन की तरह के मदारों में घूमते हैं और अक्सर उनमें से कुछ सियारचे हमारी जमीन के बहुत करीब आ जाते हैं। इनकी कुर्बत 2.8 मिलियन माइल यानी 4.5 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस तहकीक में शामिल मुहक्किकीन के मुताबिक अगर ये सियारचा करीबन 3540 किलोमीटर फी घंटे की कदरे कम रफ्तार से हरकत करता है तो जमीन की कशिश सकल इस पर कहीं ज्यादा असरअंदाज हो सकती है। नतीजतन ये सियारचा जमीन के मदार का आर्जी कैदी बन सकता है। साइंसदानों का इम्कान है कि रवां हफ्ते कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसकी वजह से एक छोटा सियारचा 2 माह तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि इसे कैसे देखा जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि दूसरा चांद इस कदर छोटा और तारीक होगा कि इसे देखने के लिए आपको प्रोफेशनल टेलीस्कोप दरकार होगी। Takes the aerial route and he joins the company of the greater Sir Donald Bradman, and that was the moment the captain was waiting for. And what an achievement match from this youngster Kamindo Mendes. Very impressive he has been. श्रीलंका के बल्लेबाज कमिंडो मेंडेस ने जुमे को न सिर्फ 182 रन की एक नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली बल्कि उन्होंने एक ही टेस्ट में कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। उनके इस कारनामे पर उनके साथी खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि अभी तो उन्होंने उड़ान भरी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सोशल मीडिया पर कल से कमिंडो मेंडेस ट्रेंड कर रहे हैं। जब कमिंडो मेंडेस ने अपने 8वें टेस्ट मैच में 8 बार 50 रन का स्कोर अबूर किया तो उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाज सऊद शकील का मुसलसल 7 टेस्ट मैचेस में 7 निस्फ सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यूं लोगों को पता चला कि सऊद शकील का ऐसा भी कोई रिकॉर्ड था।
मगर सऊद शकील के मद्दाहों और टेस्ट क्रिकेट के आदादो शुमार पर गहरी नज़र रखने वालों के ज़हन में उनका ये रिकॉर्ड ज़रूर रहा होगा। और फिर जब श्रीलंका के 25 साला नौजवान क्रिकेटर ने सेंचुरी बनाई तो वो पहले 8 टेस्ट मैचों में 5 सेंचुरियां बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर बन गए। यूं उन्होंने बैटिंग लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की अपनी पहली 13 इनिंग्स में 5 सेंचुरियां बनाई थी। पहली 5 सेंचुरियों के मामले में वेस्ट इंडीज के एवर्टन विक्स सबसे आगे हैं, जिन्होंने अपने कैरियर की पहली 10 इनिंग्स में ही 5 सेंचुरियां लगा ली थी। लेकिन श्रीलंका के इस नौजवान खिलाड़ी का कारनामा काबिल जिक्र जरूर है। और अगर एशिया के तनाजुर में देखा जाए तो उन्होंने सबसे कम इनिंग्स में 5 सेंचुरियां लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड पहले पाकिस्तान के बैट्समैन फवाद आलम के नाम था, जिन्होंने 22 इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम दिया था। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.